परिचय प्रेजेंटेड बाय चांद मल्टीमीडिया एंड मां उग्रतारा नेटवर्क। परिचय सिर्फ डेली न्यूज झारखंड पर। परिचय सिर्फ डेली न्यूज झारखंड पर। नमस्कार दोस्तों, मैं शीतल विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डेली न्यूज झारखंड। आप शिक्षा की देवी सरस्वती के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन अगर सरस्वती इस धरती पर साक्षात किसी मनुष्य के मूर्त में आए तो वो हैं डॉक्टर श्रीमती मिथिला सिंह जी। मैं अपने मुंह से इनकी क्या प्रशंसा करूं। गढ़वा, डाल्टनगंज और आसपास के कई जिले प्रखंड के छात्र अपने जीवन को याद करें तो वो प्रफुल्लित हो उठेंगे कि आज मिथिला मैम का इंटरव्यू आने जा रहा है। तो हम आपको बहुत इंतजार नहीं कराते हैं, आइए आपकी मुलाकात कराते हैं डॉक्टर श्रीमती मिथिला सिंह जी से। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको कि आपने इस तरह से शौक से मेरा स्वागत किया और मेरे स्वास्थ्य के प्रति आपको पता है तो भी आप सोच रही हैं कि मैं बच्चों को अभी भी कुछ बताऊं, पढ़ाऊं, पढ़ने के लिए प्रेरित करूं। तो मैं इसके लिए सतत प्रयत्नशील हूँ। अभी भी घर बाहर जो भी लड़कियां मिलती हैं या लड़के भी मिलते हैं, गरीबी उनके गरीबी जाति अथवा अल्पज्ञानता उनके बीच में नहीं आती, रोडें नहीं बनती, क्योंकि मैं उसके लिए निखार के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ। निखार के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। और मैडम, सबसे पहले हम उनके बचपन के जीवन में जाएंगे। वो दौर जब महिलाओं को पढ़ाने के लिए कोई सोचता भी नहीं था, उस दौर में इन्होंने पढ़ाई अपनी की, अपनी जगह बनाई, अंग्रेजी विषय की व्याख्याता बनी। और गढ़वा तब जिला भी नहीं हुआ करता था, ग्रामीण क्षेत्र था और तब बेटियों को कोई पढ़ने के लिए भेजता नहीं था। मैडम, वो दौर कैसा था जब बेटियों को घर से बाहर भेजना नहीं चाहते थे, खासकर पढ़ने के लिए? मैं बेटी छपरा जिला की हूँ जी, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निवास स्थान है, उसके ठीक 10 किलोमीटर पर मेरा घर है जी। शादी हुई मेरी रोहतास जिला में दरिहट गांव में। वहाँ आकर भी मुझे माहौल अच्छा लगा, परंतु उतना नहीं लगा जितना मैं MDDM कॉलेज से जब पास करके आई थी तो मेरे दिमाग में जो सपना था जी, वो पूरा नहीं हो रहा था वहाँ पे। मैं MDDM मुजफ्फरपुर की स्टूडेंट हूँ, वहीं से मैंने MA तक की पढ़ाई की जी। और बहुत अच्छे से ढंग से गुरुओं का आदर करते हुए मेरी पढ़ाई लिखाई पूरी हुई। फिर मेरी शादी हो गई जी यहाँ टेरी ऑनसोन में दरिहट गांव में जी। दरिहट गांव में डॉक्टर MP सिंह मेरे पति हैं जी, उन्होंने भी डॉक्टरेट किया और साथ में हम लोग अपना लेक्चरशिप किए दोनों लोग। लेकिन उसके पहले तो ये पति का सहयोग मिला कि आप भी डॉक्टरेट करें साथ में? नहीं मेरे अंदर एक ज्वाला सी थी, अच्छा, शुरू से भी जी। और जब मुझे ससुराल में लगा कि यहाँ तो खाली खाना पकाना, तो मैं थोड़ा विद्रोही हो उठी थी अंदर से, जो मैंने एक्सप्रेस नहीं किया। आज तक मैंने कभी अपने पति, ससुर या किसी को भी नहीं कहा कि मुझे पढ़ाइए, मुझे लेक्चरशिप करना है, ये कभी मेरे मुंह से नहीं निकला, जो आज तक नहीं निकलता है। हाँ, बस इच्छा थी कि मैं पढ़ूं और पढ़ने के बाद लगता था परिवार को बढ़ाऊं, समाज को बढ़ाऊं, समाज की लड़कियों को बढ़ाऊं। अच्छा। तो ये एक पवित्र काम मेरे जिम्मे था जो मैंने पूरा किया। आपने पूरा किया और आपकी जीवनी एक खुली किताब है और इस किताब को पढ़कर कई लोग प्रेरित हो सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने संघर्ष का वो दौर बताइए। आपने तो बताया विद्रोही स्वभाव की थी, इसलिए अपने मुकाम तक पहुंची। दूसरों को आप ये जज्बा कहाँ से आया कि दूसरी बेटियों को भी पढ़ाऊं? आप लोगों को बोलते थे कि अपनी बेटियों को भेजिए पढ़ने के लिए? मैं जब आया जिला में मेरी शादी हो गई जी, तो पता चला कि नामधारी जी आए हैं, इंदर सिंह नामधारी जी। उनका मैं बहुत रिस्पेक्ट करती थी। तो मैं उनसे मिली तो उन्होंने कहा कि तुम यहाँ क्यों हो, दरिहट क्यों हो, तुम चलो गढ़वा, डाल्टनगंज चलो, तुम लेक्चरर बन जाओ। मैंने कहा ठीक है सर, मैं आऊँगी, अभी नहीं। वो जून या जुलाई का महीना होगा जी। अगस्त में मैं डाल्टनगंज गई, मैंने अप्लाई किया और नामधारी जी ने बहुत स्वागत करते हुए, उस समय गोपाल जी जो अरुण जी के पिताजी हैं, रंका राज घराने से, उन्होंने मेरा बहुत मनोबल बढ़ाया और उन्होंने कहा कि समाज के तोहरे नियर बेटी के जरूरत बा, बेटी पुतों के जरूरत बा, चल आगे बढ़ाओ, हम तोरा साथ ही। तो फिर वो बड़ा मुझे बल मिला
और तब तो मैं बिल्कुल शेरनी बन गई। शेरनी बन गई। हाँ। आके डाल्टनगंज मैंने ज्वाइन किया महिला कॉलेज में। मेरे पति भी ज्वाइन किए, साथ में रहने से मुझे काफ़ी सहयोग मिला। हाँ। और मेरे पति एक अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे। जनरली लोग ऐसे स्वभाव के पति नहीं मिलते। अच्छा। पिता भले मिल जाए, पति नहीं मिलते। उनके साथ एक जो प्रतिबद्धता रहती है या प्रतियोगिता की भावना रहती है, वो मेरे पति में कभी भी नहीं था। उन्होंने हमेशा मेरी बात मानी, मैंने उनकी बात मानी। तो डाल्टनगंज पहले महिला कॉलेज में मैंने ज्वाइन किया। वहाँ मैं 1.5 साल पढ़ाई इंग्लिश विभाग में जी। सेकेंड पोस्ट पर। फर्स्ट पोस्ट पर गायत्री सिंह थी, सेकेंड पर मैं आई। लेकिन वहाँ जो था पोस्ट का क्रिएशन थोड़ा बाद में हुआ, इसलिए मैंने अपनी दिशा बदल दी। दिशा कैसे बदली? दिशा बदली नामधारी जी के सहयोग से। अच्छा। नामधारी जी और गोपाल जी ने कहा कि मैं तुम्हारा पोस्ट एक कॉलेज खोलूँगा। अच्छा। यहाँ गढ़वा में कॉलेज नहीं था। अच्छा, उस गढ़वा में कॉलेज ही नहीं था बेटा। केवल लड़कियां 10वीं तक पास करके ससुराल चल जाती थी, वहाँ जाके चूल्हा झोंकती होगी। इस बात पे दर्शक ध्यान देंगे कि गढ़वा में तब कॉलेज ही नहीं हुआ करता था और बेटियां बस 10वीं तक ही पढ़ पाती थी। आगे मिथिला जी ने कैसे प्रयास किया वो सब हमें चर्चा में बता रही हैं, तो इस चर्चा से आप खासे सुनिए कैसे जहां पर कुछ नहीं था, बिल्कुल बंजर जमीन थी शिक्षा के मामले में, कैसे अंकुर बोया, कैसे पेड़ उगा और कैसे पुष्प पल्लवित हुए। मैडम, जब बिल्कुल यहाँ पे कोई कॉलेज ही नहीं था तो फिर आपने हिम्मत कैसे दिखाई? मैंने हिम्मत दिखाई जब मैं डाल्टनगंज ज्वाइन किया एज ए लेक्चरर इन इंग्लिश डिपार्टमेंट, तो मुझे लगा यहाँ भी मेरा मन पूरा नहीं हो रहा है और ऐसी जगह मुझे जाना है जहाँ बंजर है ज़मीन। अच्छा। और उसको मुझे ग्रो कराना है, पुष्पित करना है, हाँ। पल्लवित करना है, अंकुरित करना है। हाँ। तो मैं मेरे हस्बैंड के साथ ही ऐसे मन बना कि हम लोग गढ़वा आ गए। और उसमें श्री इंदर सिंह नामधारी का बड़ा योगदान है मेरे मनोबल को स्ट्रॉन्ग करने में। वो मेरे यहाँ के गार्जियन ही थे। मैं अपने पिता को तो छोड़ आई थी, लेकिन 2 आदमी इंदर सिंह नामधारी जी और गोपीनाथ सिंह जी, ये दोनों में यहाँ के मेरे गार्जियन बने। और इन लोगों की प्रेरणा से ही मैंने सोचा कि एक गढ़वा में कॉलेज होना ही चाहिए। हाँ, चाहे मेरे पास पैसे हों ना हो, मुझे पैसा मिले ना मिले, लेकिन मैं गढ़वा में कॉलेज खोलूँगी, ताकि ये मेरी बेटियाँ पढ़ जाएँ। फिर मैंने उसी भावना के साथ गढ़वा में गोपीनाथ सिंह से बात की और उन्होंने कहा कि बेटा ये तो बहुत बड़ बात बा, लेकिन इसी कमरे में मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, जहाँ ये अभी इंटरव्यू शूट हो रहा है। हाँ। तो आपने हिम्मत की कि गढ़वा जैसे शिक्षा से बंजर जगह में जाएं और वहाँ शिक्षा के बीज रोपे, तो इतना बोल्ड डिसीजन और एक रिस्क सा था आपके कैरियर के लिए। हाँ, देखिए मैं जहाँ पढ़ी वो एक बहुत उन्नत जगह है। मुजफ्फरपुर का MDDM कॉलेज महिलाओं के लिए तो स्वर्ग है जी। मैं तो आपको भी कहूँगी एक बार जाके देखो उस कॉलेज में। अच्छा। लेकिन वहाँ से निकलने के बाद मुझे यही लगा कि मेरे पढ़ जाने से या 10 लड़कियों के पढ़ जाने से हिंदुस्तान नहीं बदलेगा। बिल्कुल मैडम, बहुत बड़ी बात कही कि 10 लड़कियों के पढ़ने से हिंदुस्तान की तकदीर नहीं बदलेगी और जब तक आधी आबादी पढ़ेगी नहीं तब तक देश आगे बढ़ेगा नहीं। तो ये चिंता मुझे शुरू से थी, पता नहीं क्यों क्या था मेरे दिमाग में कि ना इससे पूरा नहीं है कुछ, हमको निकलना होगा। तो शादी के बाद मैंने एक बार मेरे गांव में नामधारी जी गए, तो उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा तुम MA हो, इंग्लिश में हो, तो हमारे कॉलेज में आ जाओ। अच्छा। मैंने कहा बड़ा मुश्किल है इस घर से, ससुराल का घर है, निकलना, मेरा मायका बहुत दूर है। बोले उसको भी ले जाइए ना। तो मैं और मेरे पति दोनों तैयार हुए और एक ही दिन हम लोग डाल्टनगंज पहुँच गए। अब डाल्टनगंज से मैडम वो तो चर्चा में आपने बताया, अभी गढ़वा जब आई आप तो यहाँ नामधारी कॉलेज की स्थापना हुई, वहाँ पर कैसे आपने बेटियों को जोड़ा पढ़ाना? फिर डाल्टनगंज में 1.5 साल पढ़ाने के बाद जी गोपीनाथ सिंह ने एज गार्जियन हमको कहा कि देखा बहू, अगर थोड़ा कर ही के बाना तो गढ़वा चला। यहाँ बिल्कुल उच्च शिक्षा का कोई साधन नहीं था। हाई स्कूल के बाद लड़कियां घर बैठ जाती थी, ब्याह करके ससुराल भेज दी जाती थी, बाल बच्चे होते थे, जिंदगी खत्म, कोई स्कोप नहीं था। तो मैंने सोचा जब इसी जगह को हमको डेवलप कराना होगा, मैं गढ़वा आ गई। मैंने अपने हस्बैंड को भी समझाया ये पैसों में कुछ नहीं रखा, यहाँ पैसे मिलेंगे वहाँ मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये डाउट था नए कॉलेज को ग्रो कराना।
तो एक ही बस से एक ही दिन हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग गढ़वा चले जाएं जी और यहाँ नामधारी जी ने सोच लिया था कि वो कॉलेज खोलेंगे ही जी। उसी कॉलेज में हम लोगों ने ज्वाइन किया। तब जो प्रक्रिया होती है गवर्नमेंट की शुरू हुई, कॉलेज खोलना, पोस्ट ग्रेजुएशन कराना, बच्चियों को बुलाना, पढ़ाना, उसमें मैंने बहुत सहयोग किया। कैसे आप घर घर जाके घर घर जाके बेटियों को आप लेके आई कि पढ़ो? घर घर गई, मैं स्कूल में गई, हाई स्कूल में गई, गर्ल्स हाई स्कूल में घर घर गई। यहाँ तक कि जो 2-3 हमारे परिचित लोग थे उनकी बैठी हुई बेटियों को मैंने कहा कि चलो पढ़ो। अच्छा। जैसे उसमें ये अपने वकील साहब हैं राजेंद्र मिश्रा जी, उनकी 2 बेटियां मेरे ही प्रयास से पढ़ गई। आज वो अच्छे घरों में है। अच्छे घरों में है। तो शुरुआत में तो कोई सैलरी उतनी नहीं मिलती होगी, नामधारी कॉलेज को संबद्धता एफिलिएशन भी गवर्नमेंट से नहीं मिला था, तो उस दौर में बेटियां आती नहीं थी, आप बेटियों को घर से लेकर के आई पढ़ाने के लिए, एक माहौल बनाया गढ़वा जैसे ग्रामीण क्षेत्र में। तब जाकर जब बेटियों को 10वीं से ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता था और उस वक्त मिथिला सिंह जी ने ऐसा माहौल बनाया गढ़वा में, शिक्षा का माहौल खासकर बेटियों के लिए। ऐसी ही दिलचस्प जानकारियों के साथ हम आगे भी आपकी बातचीत जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। चांद मल्टीमीडिया एक कंप्लीट ऑडियो वीडियो सोल्यूशन सेंटर, HD वीडियोग्राफी, स्टिल फोटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग, वीडियो मिक्सिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो वीडियो प्रचार, एल्बम, फिल्म्स एंड ऑडियो वीडियो से जुड़ी सभी तरह के कार्य किए जाते हैं। चांद मल्टीमीडिया, नियर तिवारी रेस्ट हाउस, राजा मार्केट, फंटा रोड, गढ़वा, झारखंड। हमारा संपर्क नंबर है 9334978389। डेली न्यूज झारखंड पर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर श्रीमती मिथिला सिंह जी बनी हुई हैं, जिन अब तक हमने चर्चा कर ली कि कैसे उन्होंने अपनी जगह बनाई और उसके बाद दूसरी बेटियों के लिए भी शिक्षा के दरवाजे खोल दिए। सपने साकार हों, इसलिए बेटियों का पढ़ना बहुत ज़रूरी था और बेटियों के इस सपने को साकार करने के लिए शिक्षा से बंजर गढ़वा की भूमि पर उन्होंने शिक्षा के ऐसे बीज बोए। महिलाओं के लिए अलग कॉलेज की स्थापना का श्रेय किसी को जाता है तो वो डॉक्टर मिथिला सिंह जी हैं। मैडम जी, आप नामधारी में तो पढ़ा रही थी पर वो कोएड था। आपने सोचा कि अगर महिलाओं के लिए अलग से सिर्फ महिलाओं के लिए कॉलेज खोला जाए तो ज्यादा संख्या में आएगी बात होगी जी। मैंने सोचा कि अगर महिलाओं और लड़कियों के लिए, हमारी बेटियों के लिए व्यवस्था नहीं हुई तो मेरी ये तपस्या अधूरी रहेगी। इसलिए मैंने सबसे कह दिया, अपने सेक्रेटरी से भी सलाह ली, गोपीनाथ सिंह से सलाह ली और अरुण जी, जिनको हम लोग गिरनाथ सिंह के नाम से भी जानते हैं, मैंने सबसे बता दिया कि नहीं, ये मेरी जो तपस्या है ये ठीक से पूरी नहीं हो पा रही है, क्योंकि गांव की बेटियां तो जस के तस है, वैसे ही है रॉ। तो उन्होंने भी ये परमिशन मुझे इशारों में दे दिया कि यू कैन डू लाइक। तो फिर मैंने ये प्रण कर लिया कि अब गांव की लड़कियों को पढ़ाना है। उसके लिए मैंने ये महिला कॉलेज, जो मेरा ही उसका नाम भी रखा हुआ है, GNS गिरनाथ सिंह या गोपीनाथ सिंह महिला महाविद्यालय, जो यहाँ कल्याणपुर में अवस्थित है, इसकी मैंने स्थापना कराई। मैं ये नहीं करी कि मैंने की, क्योंकि हमेशा मुझे एक लगा कि नहीं, किसी और का आशीर्वाद फलता है। तो उसके लिए शिलान्यास विजय केसरी जी ने किया, गोपीनाथ सिंह जी ने किया और अरुण जी ने किया। गोपीनाथ सिंह। तो ये आपने सोचा कि चलो गढ़वा की बच्चियां तो आ जा रही हैं कोएड में पढ़ने, लेकिन गढ़वा से भी और कई पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां से लोग अपनी बेटियों को भेजने में हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि उस वक्त माहौल बिल्कुल नहीं था यहाँ पे कि हाँ। तो बेटियों के लिए आपने खोला और आपने मुफ्त में बस की सुविधा भी दी ताकि बहुत दूर दराज क्षेत्र से बेटियां पढ़ने आ सके। भवनाथपुर नगर, इधर विश्रामपुर तक से लड़कियां आती थी। मुझे याद है कृष्णा नाम की एक लड़की थी जो यहाँ विश्रामपुर में, उसके पिता पुलिस डिपार्टमेंट में थे और वो मेरे ही बल पर पढ़ने आती थी।
पढ़ने आती थी, क्योंकि भरोसा था कि विद्या की देवी सरस्वती की छवि, जो कि सोच रही है कि सिर्फ मेरे पढ़ने से क्या होगा, 10 बेटियों के पढ़ने से हिंदुस्तान का तकदीर नहीं बदलेगा, और तकदीर बदलने के लिए जरूरी है कि शिक्षा का दीप जलाया जाए तो उसकी रोशनी दूर दराज के इलाकों तक जाए। तो मैडम जी, आपने यहाँ लड़कियों के लिए अलग से विद्यालय की स्थापना भी कर दी, फिर आप समाज सेवा में इतनी ज्यादा उतर गई, फिर कुछ राजनीतिक में भी आपने हाथ आजमाया, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। एक्चुअली उसका कारण ये था कि यहाँ महिलाएं बिल्कुल निर्भर थी जी, पढ़ी लिखी महिलाओं की बहुत कमी थी जी। तो उसमें एक तरह से मुझे खींचा गया पॉलिटिकल के लिए, राजनीति के लिए मुझे खींचा कि नहीं तुम चलो। तो फिर मैंने पॉलिटिकल क्षेत्र में भी खूब जम के हिस्सा लिया। मैं ये अफसोस नहीं है कि इसका वो मैंने किया और ठीक से नहीं किया। अच्छा, बिल्कुल ठीक से किया, जम के किया। दिन भर जीप में घूमना, प्रचार करना, अपने कैंडिडेट के बारे में बताना लोगों को, और इसलिए मैं हाथों हाथ रही। 35 सालों तक शिक्षा का अलग जगाने के बाद राजनीति में हाथों हाथ रही। आप देख रहे हैं कि मैडम के मंसूबे कितने मजबूत है, इरादे कितने मजबूत है। इन्होंने पहले ही एक वर्ड यूज किया था कि मैं बिल्कुल शेरनी की तरह थी कि अपनी जगह बनानी है और दूसरी महिलाओं के लिए भी भाग्य के रास्ते बढ़ाने हैं, किस्मत के रास्ते खोलने हैं। तो ये राजनीतिक में जब आप आई, अपने कैंडिडेट के लिए आपने प्रचार किया, तो क्या महिलाओं के लिए आपने सोचा कि महिलाओं के लिए कुछ विशेष कानून बनाया जाए, कुछ छूट दिलाया जाए महिलाओं को? जब मैं पॉलिटिकल एक्टिविटी में थी और गांव-गांव जाती थी तो उसमें मेरे विधायक जी हमारे साथ हुआ करते थे और उनका परिचय एक इशारा करते हुए मैं उनसे मांगती थी एक तरह से कि नहीं, महिलाओं के लिए हो रही है अलग से। अगर महिलाएं नहीं पढ़ी नहीं बढ़ी तो ये देश नहीं बढ़ेगा, ये देश भी पीछे ही रहेगा। इसलिए उसमें हर प्रयास मैंने किया, सब लोगों को अपनी तरफ मोड़ा और बात को रखने का एक ढंग था कि लोगों को लगा कि नहीं ये बहुत जरूरी। तो राजनीति में भी आप जिले में काफी ऊपर पद तक गई। हाँ, अनेक पदों पर आप रही राजनीति में। हाँ, राजनीति में सबसे पहले तो एक कैंडिडेट की था, कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया। हाँ। उसके बाद इन लोगों ने पूरे जिले का प्रभार मुझे दे दिया। जिले का प्रभार दिया जी। तो उसमें भार तो बहुत पड़ा, इधर महिला महाविद्यालय, उधर अपना कॉलेज और इधर राजनीति की। लेकिन आपने चूंकि आप बताया कि आप शेरनी का जज्बा रखती है, इसलिए आपने सब मैनेज किया है। तो आपके अंदर शुरुआत से जज्बा रहा कैसे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जिले की निवासी होने के नाते? मुझे तो यही लगता है मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बगलगिर हूँ, बगलगिर कह लो, पड़ोसी कह लो। और लगा कि उन्हीं का आशीर्वाद मेरे सिर पर था कि ये मैं बोल्ड स्टेप कह सकती हूँ। एक गांव की लड़की एक गांव में ब्याही गई और वो डाल्टनगंज जाके कॉलेज खोल दे, बगल के जिले में कॉलेज खोल दे। मैडम, कुछ विरोध तो जरूर हुआ होगा, थोड़ा बहुत बताइए, क्योंकि आज की बेटियां विरोध से हार जाती हैं, दब जाती हैं, उनके सपने कुचल जाते हैं। थोड़ा सा बताइए आपके मायके में, ससुराल में, समाज में, क्योंकि वो विरोध इसलिए नहीं है, आप ये मत सोचिए कि मैं उस विरोध को बता रही हूँ, उस विरोध से कई बेटियों को हौसला मिलेगा। ये तो कहना ही नहीं है कि महिलाओं का विरोध होता है जी, बिल्कुल ये पक्की बात है। कोई भी महिला जब आगे बढ़ती है ना तो उसे घर वाले, परिवार वाले, समाज वाले उसको पीछे की तरफ खींचना चाहते हैं, पीछे की तरफ खींचते हैं। लेकिन मेरे पता नहीं, मेरे ब्लड में मेरे पिताजी का वो दृढ़ता थी कि मैं कभी पीछे नहीं हटी। नहीं, जिस काम को शुरू किया मैंने पूरा किया। गाँव जाना हो चलो, पढ़ाना है पढ़ाओ, विषय यूनिवर्सिटी से लेनी है एफिलिएशन ले लो, सारा कुछ मैंने किया खुद से मैनेज किया। और आपके पति जो हैं डॉक्टर MP सिंह, वो पति का मित्र ज्यादा है। हाँ, उनकी मित्रता बहुत गहरी रही, इसमें कोई शक नहीं है तो मेरे मित्र ज्यादा हैं। और जब एक मित्र दूसरे मित्र को दबाना चाहता है तो जैसे उससे निकला जाता है वो मैं जानती थी कैसे निकलते हैं आप जानती थी। आपने 35 साल तक तपस्या की, शिक्षा का अलग जगाया, बेटियों को पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ाया, राजनीति में भी आपकी भूमिका दमदार रही। कुछ ऐसी चीज है कि ये भी मुझे करना था जो भी बाकी है? हाँ, किसी की जिंदगी में ऐसा दिन थोड़े आता है कि वो पूर्णता को प्राप्त कर ले। और क्या अभी चाहती हैं कि मुझे ये करना है, थोड़ा कुछ साझा कीजिए हमारे दर्शकों के साथ।
मैं चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए जितना कुछ हो सकता है, हाँ। बीए तक की पढ़ाई क्यों है, एमए हो हाँ। नामधारी कॉलेज में नामधारी जी के प्रयास से अथवा आशीर्वाद से जी। एमए भी शुरू हो गया। एमए भी शुरू हाँ, हो गया। तो मेरी आकांक्षा पूरी हो गई। हाँ हाँ हाँ। हालांकि वो मेरे रिटायरमेंट के समय ही शुरू हो गया था। वहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, बिल्डिंग्स बने हैं बहुत अच्छा, बल्कि आप भी जाके देखिए वहाँ आज एक नया लुक नज़र आएगा आपको। और अभी नैक का वहाँ चल रहा है, महिला कॉलेज का नैक मैंने करा लिया पहले ही, अच्छा। उसको बिग गिफ्ट मिल गया है आराम से। हाँ हाँ हाँ। यही सब खुशी है मन। ये सब खुशी है, आपने शिक्षा का मंदिर गढ़ दिया जिले में। हाँ हाँ बिल्कुल। इसमें कोई शक नहीं है कि मैंने शिक्षा की नींव, हाँ। एक मजबूत नींव, चट्टानी नींव को स्थापित कर दिया है। अब उस पर जितनी बिल्डिंग बने तो बने, जितनी बिल्डिंग बने सो बने। और यही कारण है कि गढ़वा, डाल्टनगंज और आसपास के क्षेत्रों, बल्कि मैं कहूंगी कि झारखंड में डॉक्टर मिथिला सिंह जी का नाम बहुत ही सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ लिया जाता है। वैसा दौर जब बेटियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, कम उम्र में ब्याह दिया जाता था। खुद में कम उम्र में ब्याह ही गई, लेकिन फिर भी शिक्षा का मशाल उन्होंने ऐसा जलाया कि आसपास जागृति ला चुकी हैं। खुद के प्रयासों से महिलाओं के लिए शिक्षा का एक मंदिर स्थापित कर चुकी हैं, राजनीति में भी हाथ आजमा चुकी हैं। मैडम, अभी और क्या कुछ करना शेष है? और अभी कुछ लगता होगा ये चीज भी मैं अभी और करना है बाकी मुझे? एक मन में यही इच्छा होती है जी। कि शायद जो पहले गढ़वा में एक जज्बा था स्पोर्ट्स का, अच्छा। उसमें यहाँ की लड़कियों ने अच्छा नहीं किया। स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं किया। अच्छा। पता नहीं कारण क्या है, कारण ऊपर का है, बाहरी है अथवा भीतरी है। असल में मैं यहाँ के कॉलेजों में भी देखती हूँ, महिला कॉलेज में ये चीज़ है, लड़कियाँ फुटबॉल खेलती हैं, बैडमिंटन खेलती हैं, सब कुछ। नहीं मैडम जी, ऐसा बात है कि खेलों में तो पूरा भारत ही मैं कहूंगी कि पिछड़ा हुआ है। ओलंपिक खेलों में भी देखिए कि भारत कौन से स्थान पर रहता है और कितने मेडल लाता है। तो जहां खेलों में देश में भी उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो गढ़वा जैसे क्षेत्र में वो भी महिलाओं के लिए बहुत संसाधन और सुविधा नहीं है। और जैसा आपने बताया कि शिक्षा का माहौल आपने बना लिया, तो उसी प्रकार से खेलों के लिए एक माहौल बनाना पड़ेगा कि बेटियों को खेलों में भी भेजिए। इसके लिए मैं अब तो लगता है कर पाऊँ या नहीं, लेकिन एक इच्छा जरूर है। कुछ कार्य योजना बताइए। वह जैसे कि अपने बंजर भूमि में शिक्षा के बीज रोप दिए और अब तो पेड़ पौधे इतने हो चुके, तो आपकी कुछ समझ से कुछ राय दीजिए लोगों को, आने वाली पीढ़ी को, या जो दर्शक देख रहे हैं उसमें से कुछ होंगे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के लिए, महिलाओं के लिए कुछ लाया किया जाए। कुछ अपनी राय, कुछ योजना बताइए। हाँ देखिए, अगर फिजिकली फिट रहना है, देश के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है, तो स्पोर्ट्स भी एक फील्ड है जिसमें महिलाओं को जाना ही चाहिए, अच्छा करना ही चाहिए। मैं इस कोशिश में रहती हूँ। और इसमें लगता है कि गुरुजी ही कमज़ोर हैं। गुरुजी ही कमज़ोर हैं। हाँ, मैं भी खेल में एनसीसी में मैं थी जी, लेकिन खेलों में बहुत आगे मैं नहीं बढ़ी जी। अब चाहती हूँ कि लड़कियाँ खेलों में भी आगे बढ़ें। मैडम, अभी 26 जनवरी का परेड हो रहा था, उसमें महिलाओं की कोई टुकड़ी नहीं थी। अफसोस नहीं होता है? बहुत अफसोस हो रहा था। मैं वहाँ पे मैदान में उपस्थित थी रिपोर्टिंग के लिए, और यहाँ नामधारी कॉलेज से पुरुष की टीम थी, हाँ, रामा साहू से ही पुरुष की टीम थी, पुलिस सशस्त्र बल भी था, लेकिन ना पुलिस से कोई महिलाओं का टीम था, ना कॉलेज से कोई महिलाओं का टीम था। बात तो अखरने वाली है, बहुत अखरने वाली है। तो महिलाओं की अनुपस्थिति सच में एनसीसी और परेड जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त के परेड में भी अनुपस्थित ना रहे तो अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता पर हम लोग उस उम्र को पार कर चुके हैं। मैं अभी जो लोग हैं जी, खेल के क्षेत्र में अथवा इस तरह के क्रिएशन के सृजन के क्षेत्र में जो टीचर्स हैं, जो लोग हैं समाज के, उनको चाहिए, उनको चाहिए, उनकी ये ड्यूटी बनती है। चाहिए क्या, ड्यूटी बनती है कि वो महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए भी ऐसा क्षेत्र, ऐसा माहौल पैदा करें कि लड़कियां भी खेलें, बाहर जाएं खेलने के लिए, लड़कियां भी बाहर जाएं खेलने के लिए, क्या दिक्कत है। अच्छा मैडम, आपने तो शुरुआत कर दी, छपरा की बेटी झारखंड में आकर के यहाँ पे कैसे शिक्षा का अलग जगह दिया, और कुछ आप ऐसा अपनी जीवनी से कुछ ऐसी बातें, ऐसी घटना कुछ बताना चाहेंगी जिससे प्रेरणा मिले महिलाओं को, दर्शकों को? देखिए, मेरा जो कॉलेज था जहाँ मैं पढ़ती थी जी, वो मेरे ख्याल से 100 किलोमीटर दूर तो जरूर था। 100 किलोमीटर दूर, जहाँ ट्रेन के सिवा कोई साधन भी नहीं था जाने का। और मैं ऐसे उस समय के ज़माने में जी, ऐसे घर से नहीं थी, गाड़ी लिए चल दिए जी, उसके लिए स्पेशली पापा को बोलना पड़ता, मुझे छुड़वा दो, मुझे छुड़वा दो। हॉस्टल में मैं रह के पढ़ाई करी। हाँ।
और लगा कि क्या ये है, लड़कियों के लिए कोई माहौल नहीं बन रहा है। ये अफसोस मेरे अंदर तब से अब तक है। अब तक है? अब तक है, जिंदा है वो, कहीं ना कहीं जिंदा है। क्या किया क्या जाए उसके लिए मैडम? उसके लिए मैं आप लोग जैसे महिलाओं से कहूँगी कि आप लोग उसमें आगे आइए, लड़कियां भी पढ़ें, बढ़ें, दौड़ें, गेम में भाग लें। गेम में भाग लें। हाँ, विदेश जाएं, विदेश में शिक्षा प्राप्त करें। ये सारी चीज़ होने चाहिए, तभी ना बराबरी का चक्का चलेगा। तभी बराबरी का चक्का चलेगा। और आधी आबादी जब तक आगे नहीं बढ़ेगी तब तक भारत आगे नहीं बढ़ेगा। और ये बहुत दिलचस्प बातचीत हमारी हुई डॉक्टर मिथिला सिंह जी से। आपने इनकी जीवनी के कुछ रोचक मोड़ से रूबरू होने का अवसर पाया आज के इंटरव्यू में। मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय निकाला, क्योंकि आप पूरा मतलब इतनी लंबी तपस्या करने के बाद भी अगर आप सामने आकर एक इंटरव्यू दे रही हैं तो उसका एक ही मकसद है कि दूसरे लोगों को प्रेरणा मिले, वो भी अपने आप को स्थापित करें और समाज के लिए भी सोचें। समाज के लिए सोचें जी। अपने तो बहुत लोग बढ़ जाते हैं जी, पापा की कमाई है, दे दो फीस बढ़ जाओ। हाँ। लेकिन दूसरे के लिए करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। मैं यहाँ बैठी रहूँ और मेरे समाज की लड़कियाँ पढ़ती रहें, मेरे पास आके भी दिशा निर्देश लेती रहें, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी ना। और मैं ये चाहती हूँ कि हर टीचर का ये सौभाग्य होना चाहिए कि उसके पास विद्यार्थी जाएं, वहाँ से दिशा निर्देश लें और आगे बढ़ें। और मेरा भी ये सौभाग्य है कि डॉक्टर मिथिला सिंह जी की मैं शिष्या रही हूँ, ये मेरी भी गुरु रही है। तो आज सौभाग्य है कि मैं इनके जीवन के कुछ अंश आप दर्शकों तक पहुँचाने में सक्षम हो सकी हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मिथिला सिंह जी। आपने समाज में जो योगदान दिया, शिक्षा के क्षेत्र में खासकर, वो अविस्मरणीय है। और मुझे पूरी उम्मीद है, और मुझे भी आशीर्वाद दीजिए, आपके हजारों छात्र देख रहे होंगे, उन सबको भी आप आशीर्वाद दीजिए कि वो लोग आपका नाम रोशन करें समाज सेवा करके। जैसा आपने बोला कि शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को आगे बढ़ाइए, ज़्यादा पढ़ाइए, खेल में, दौड़ में। अभी भी हमारी जो बेटियां हैं समाज की, मेरे पास मुझ जब भी आती हैं तो सोच के आती है कि कुछ लेके जाऊंगी। अच्छा, ठीक है। और उसके लिए मैं कोशिश करती हूँ कि उनकी पढ़ाई लिखाई में उनके, और अगर उसमें कोई कला है, मानी सिलाई बुनाई की कला है, कुछ भी है, तो उसको डेवलप कराया जाए। डेवलप कराया जाए। गढ़वा जिला में इसके माहौल की कमी जरूर है, माहौल की कमी, लेकिन माहौल तो हम ही लोग दे सकते हैं ना। हम लोग ही कोई बनाना होगा, वो हमारी ड्यूटी है जी। समाज को शुद्ध बनाना है, समृद्ध बनाना है, उज्जवल बनाना है, तो उसको हर व्यक्ति की ड्यूटी बनती है। हर व्यक्ति की ड्यूटी बनती है। तो रुकिए मत, थकिए मत और आगे बढ़िए। हमारे गुरुजनों ने तो अपनी भूमिका निभा दी, अब हमारी और आपकी बारी है। उम्मीद है डॉक्टर मिथिला सिंह जी से का ये इंटरव्यू देखकर, उनकी बातों को सुनकर आप प्रेरित हुए होंगे कि जब एक छोटे से गांव से कोई बेटी जज्बा ठान लेती है कि मुझे कुछ करना है, समाज की दशा दिशा बदलनी है, तो वो अपने सपने को पूरा करके ही रहती है। मिथिला सिंह जी ऐसी शख्सियत है जिन्होंने न सिर्फ अपना सपना पूरा किया, बल्कि हजारों लाखों बेटियों का सपना पूरा किया है। तो आप भी इस सपने को आगे बढ़ाइए, समाज के लिए कुछ कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, देखिए और अपने दोस्तों को भी दिखलाइए। कैमरामैन महताब आलम के साथ मैं शीतल विश्वकर्मा, डेली न्यूज झारखंड।